अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको 30 पॉइंट बताऊंगा जो कि कोई भी आदमी सऊदी अरब जाना चाहता है या जा रहा है उससे पहले वो ये 30 पॉइंट लाजमी अपने ज़हन में रखे और इनके जवाब उसको पता होने चाहिए लाजमी। अच्छा, तो सबसे पहले काइंडली जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये 30 पॉइंट बताने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो शुरू के 4 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट ये है कि आपने जब भी कभी सऊदी अरब जाना है और आपको ये मेरे बताए हुए 30 पॉइंट्स के सब के आंसर मिल जाते हैं, उसके बाद पैसे किसी को देने से पहले या फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपने जो सबसे ज़रूरी काम करना है, आपने किसी 2 ऐसे आदमियों से मशवरा करना है जो सऊदी अरब में जिनको 10 साल से ज़्यादा हो गए हों रहते हुए, जो अभी भी वहाँ पे रह रहे हों, या किसी एक ऐसे आदमी से मशवरा करना है जो 10 साल से ज़्यादा हो गए हों सऊदी अरब में और उसने कुछ अरसा कंपनियों में गुजारा हो और बाद में कंपनियों में से निकल के उसने कुछ अरसा आज़ाद काम किया हो और अभी भी वो वहाँ पे आज़ाद अपना कोई काम कर रहा हो। ऐसे आदमी से मशवरा लाजमी करना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपने कोई भी कम से कम एक आदमी सऊदी अरब में ऐसा ढूंढना है, चाहे आपका रिश्तेदार हो चाहे आपका दोस्त हो, जिसको आपने उस कंपनी का एड्रेस देना है या जिस कफील के पास जा रहे हैं उस जगह का बताना है या जो भी आपके काम करने की जगह है उसका बताना है और उसको आपने बोलना है खुद वहाँ पे जाए और जाके वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे पूछे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या सैलरी टाइम पे देती है, कंपनी मतलब मसले मसाइल तो नहीं पैदा करती, कंपनी ठीक है, काम ठीक है, उनके पास सैलरी टाइम पे देती है। ये एक आदमी आपने लाजमी उनके पास भेजना है। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा पॉइंट है कि आपने जाने से पहले अपने जहन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे कुछ और ख्वाब लेके जा रहे होते हैं, वहाँ पे निकल कुछ और रहा होता है। आप कुछ और चीज़ें किसी और तरीके से किसी और एंगल से उनको सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपको जाने की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो सच्चाई है उसको देखना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाएं। तो आपका जहन जो है हर बात के बारे में क्लियर होना ज़रूरी है और इन 30 क्वेश्चंस के आपको आंसर पता लग जाएंगे तो आपका जहन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपने वीज़ा के पैसे देने से पहले, सैलरी का पता लगने के बाद आपने कैलकुलेशन अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है। मिसाल देता हूँ, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसके हिसाब से आपने अपनी तनख्वाह की कैलकुलेशन करनी है। मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मैं उसका क्या करूँगा, वहाँ पे कितना खर्चा हो जाएगा, कितने में भेज सकूँगा, ये पूरा आपके जहन में क्लियर होना ज़रूरी है। नंबर 5 है कि आप जिस वीज़े पे जा रहे हैं उस वीज़े का प्रोफेशन क्या है, उसके ऊपर लिखा होगा ये वीज़ा किस चीज़ का है। ये वीज़ा साए खास का है, ये वीज़ा टेक्नीशियन का है, ये वीज़ा लेबर का है, किस चीज़ का वीज़ा है, इस चीज़ उसका आपको पता होना ज़रूरी है। नंबर 6 है कि आपको जिस चीज़ का वीज़ा दिया गया है, यानी आपको अगर ड्राइवर का वीज़ा दिया गया है तो क्या आपका जो काम है जिसके बदले आपको सैलरी मिल रही है वो भी ड्राइवर का ही काम है, क्योंकि सऊदी अरब में जो आपके इकामे के ऊपर आपका काम लिखा होता है वो ही काम आपको जाके वहाँ पे करना होता है। ये नहीं कि आपके इकामे के ऊपर ड्राइवर लिखा हुआ है और वहाँ पे जाके आप टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। नंबर 7 है कि आपका जो इकामा है वो कौन बना के देगा, वो क्या आप बनाएंगे या आपका जो वहाँ पे सऊदी है कंपनी है वो बनाएगी, और कितने में इकामा बनेगा। और अगर आप आज़ाद जा रहे हैं तो अगर कोई कफील को भी पैसे देने पड़ेंगे, अगर देने पड़ेंगे तो कितने देने पड़ेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, 9 और 10 ये है कि आपको जो अकोमोडेशन है वहाँ पे जो आपने रहना है उसका जिम्मेदार कौन है, वो कौन देगा। इसके बाद जो वहाँ पे आपने खाना खाना होता है वो किसके ज़िम्मे है, वो क्या आप खुद खाना खाएंगे और कंपनी आपको पैसे देगी या कंपनी आपको बना बनाया खाना देगी, या क्या तरीका उसका होगा। और 10th पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, जब आपने ड्यूटी पे जाना है, कहीं आना जाना है, आपने वो जो लेके जाना और लेके आना है वो किसके ज़िम्मे होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब वहाँ पे जाते हैं कुछ अर्सा आप काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से काम छोड़ दें और किसी और के पास चले जाएं, अच्छी सैलरी आपको मिलती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपने ये पहले तय करना है कि अगर मैं वहाँ पे जाके छोड़ना चाहूँगा कंपनी को या कहीं और काम करना चाहूँगा तो क्या वो मुझे इजाज़त दे देंगे, क्या वो मुझे छोड़ देंगे कहीं और काम करने के लिए जाने के लिए, जिसको अरबी की ज़ुबान में बोला जाता है कि क्या वो मुझे तनाज़ल दे देंगे दूसरी जगह पे काम करने के लिए।
और पॉइंट नंबर 12 है कि जब मेरी छुट्टी बनेगी, वेकेशन बनेगी, जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक, तो वो टिकट कौन देगा? क्या टिकट कंपनी मुझे दिया करेगी और कितने टाइम के बाद टिकट दिया करेगी कंपनी? और दूसरी बात कि अगर कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 साल का, मैं 2 साल के बाद छुट्टी नहीं आता, मैं वो जो टिकट है कंपनी से तय किए वो मैं नहीं लेता, तो क्या उस टिकट के बदले मुझे पैसे मिलेंगे, या अगर मैं नहीं आता तो वो टिकट कैंसिल हो जाएगा मेरा, नेक्स्ट मैं जब भी जाऊंगा तब कंपनी टिकट देगी? पॉइंट नंबर 13 है कि ये तय करना कि आप कितने अरसे के बाद छुट्टी आ सकोगे अपने मुल्क में और कितने टाइम के लिए आ सकोगे। क्या वो 1 महीना होगा, क्या वो 2 महीने होगा, क्या वो 6 महीने होगा, ये क्लियर करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 14 और 15 है कि आपने ये पहले कंफर्म करना है कि आपकी सैलरी कब बढ़ेगी, कितने बढ़ेगी। और अगला क्वेश्चन ये है कि वो क्या क्राइटेरिया होगा जिस पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी वो मुझे क्या चीज़ होगी जो मेरी बात 1 साल के बाद देखी जाएगी या 2 साल के बाद, जो भी आप टाइम आपस में तय करते हैं सैलरी के बढ़ने का, वो क्या टारगेट होगा या क्या चीज़ होगी जो देखी जाएगी कि इसकी सैलरी अब बढ़नी चाहिए। जैसा कि मेरे ज़हन में ये होता है कि हमें देखना चाहिए कि जो लड़का जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए, जो नुकसान और फ़ायदे का जिम्मेदार होना शुरू कर दे, अपनी जिम्मेदारी को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करे, उस टाइम पे लड़कों की सैलरी लाजमी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 16 आपने क्लियर करना है कि ये जो मेरी सैलरी है इसके अलावा भी कुछ पैसे आते हैं, यानी कोई ओवर टाइम मिलता है, रोज़ ओवर टाइम मिलता है, नहीं ओवर टाइम मिलता, या कोई कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जाके हमें काम करना पड़ता है। ये जो ओवर टाइम की कैलकुलेशन है इसका पहले से क्लियर करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो वहाँ पे मेडिकल होगा वो किसका होगा, वो क्या तकरीबन सब जगह इंश्योरेंस होती है, उस मेडिकल का जिम्मेदार कौन होगा? इंश्योरेंस बना के देना, इंश्योरेंस का कार्ड देना हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल होता है वो बहुत महंगा होता है बाकी हमारे मुल्कों की निस्बत। और अगर कुछ लोग वहाँ पे फैमिली के साथ हैं तो उनका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली के साथ होने की वजह से उनका मेडिकल का काफ़ी खर्चा होता है, तो मेडिकल के बारे में क्लियर करना पहले ज़रूरी है। अच्छा, तो नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है वो, एक ये है कि आपका काम वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपकी सैलरी क्या होगी, इस चीज़ का क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, अगली 2 चीज़ें जो क्लियर होना ज़रूरी है वो एक है कि आपके जो वीज़ा है उसके पैसे कितने होंगे, चार्जेस कितने हैं उसके। और दूसरी बात, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी आदमी के साथ, वो कितने टाइम का है, उसके आप लोग कोई म्याद तय करते हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, या उसको ओपन रखते हैं कि जब तक चलता गया तब तक चलाते रहेंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपने अपनी जॉब के साथ ड्राइविंग भी करनी है, या आप ड्राइवर के वीज़े पे जा रहे हैं, तो आपने पहले से ये क्लियर करना है कि वहाँ पे जाके जो मेरा लाइसेंस बनेगा उस पे जो खर्चे होंगे वो कौन देगा। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि आपके जो पेनल्टी होती है, अगर आपने बेल्ट नहीं पहनी, आपने इशारा तोड़ दिया, बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी होती है। वो जो पेनल्टियाँ हैं उनके जो अगर आते हैं आपको, चाहे आपकी गलती की वजह से, चाहे आप गलती से आ जाते हैं, उनका जिम्मेदार क्या आप खुद होंगे या वो कंपनी या जिसके पास आप जा रहे हैं वो जिम्मेदार होगा उसका। अगला पॉइंट है कि आपको जाने से पहले आपकी इंश्योरेंस के बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ से फ्लाइट लेते हैं, उड़ते हैं, टिकट लेते हैं, इनमें भी आपकी कुछ चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। और जब आप वहाँ पे काम करते हैं तो सऊदी कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी काम करते हुए उसका हादसा हो जाता है या मौत हो जाती है, उसके बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उसको। तो आपकी जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं या जो भी इंश्योरेंस के वहाँ पे तरीक़ाकार हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह लोगों से मशवरे करके उनके बारे में मालूमात हासिल करें। अगला पॉइंट है कि आप जिस वीज़े पे जा रहे हैं, जिस प्रोफेशन पे आप जा रहे हैं, आप सऊदी कानून के मुताबिक अपने किन किन फैमिली के मेंबर्स को इस प्रोफेशन पे सऊदी अरब में किसी भी टाइम विजिट वीज़े पे बुला सकते हैं। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास किसी कंपनी का वीज़ा आएगा, एक लीगल वीज़ा आएगा, प्रॉपर तरीके से वीज़ा आएगा, तो वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो किसी जिस एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उसके जो लेटर हेड है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी में आप सऊदी अरब में जा रहे हैं उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर उसकी स्टैंप के साथ उसके ऊपर सारी शराइत लिखी होंगी, वो एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा।
अगर आप एक एजेंट के दिए गए पेपर पे लिखी हुई शर्तों पे अमल कर लेते हैं और उन पे चले जाते हैं तो उस पेपर की सऊदी अरब में कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए आपने कंफर्म करना है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके लेटर हेड के ऊपर सारी शर्तें, आपकी सैलरी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं पूरे उसके ऊपर लिखे हैं अगर आप प्रॉपर कंपनी में जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर कंपनी में नहीं जा रहे, वैसे आप किसी के पास जा रहे हैं, तो उसके लिए हल, जो सबसे बेहतर हल है, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चलते, वो अपने इत्तेफाक पे चलते हैं, जो आपस में बैठ के दोनों करते हैं, जो कि एक दीन के मुताबिक एक लीगल चीज़ है। आपका दीन इसी चीज़ को बोलता है, क्योंकि दो चीज़ें, एक दीन आपका क्या बोलता है, एक आपका कानून क्या बोलता है मुल्क का। तो आप कम से कम जो बात है आप ये करें कि आप उनके साथ एक नॉर्मल पेपर के ऊपर या किसी भी जगह पे जो भी शराइत आपने तय की हैं वो कोशिश करें। अगर प्रॉपरली ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर नहीं है तो एक सिंपल पेपर के ऊपर लिख के और दो उसमें आदमी गवाह डाल के उनके साइन ऊपर करा के वो दोनों आदमी अपने पास रख लें। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे, अगर किसी एक आध छोटे मुसस्से में आप जा रहे हैं जिनके कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है, तो उनके साथ ये लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो उनका जो पूरा तरीकाकार होता है एंड ऑफ सर्विस का, यानी कि जब आपने सऊदी अरब को छोड़ना है उस टाइम जिस तरह यहाँ पे काम किया जाता है कहीं पे गवर्नमेंट के इदारे में, तो आखिर में कुछ पैसे मिलते हैं लोगों को। वो एंड ऑफ सर्विस आपको क्या मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आपने अग्री की है कंपनी वालों के साथ कि आपको मिलेगी, या कंपनी ने आपको बोला कि उसका नहीं मिलेगी, वो क्या मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कब मिलेगी, उसके बारे में मालूमात होना अगर आपने तय किया है तो वो पहले से ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो दो पॉइंट है जिनका आपने ख्याल रखना है, एक, आपने कभी भी किसी ब्लैंक फॉर्म पे जो कि फिल नहीं हुआ हुआ या आधा फिल हुआ हुआ है उस पर कभी भी आपने साइन नहीं करने। ये दो जगह पे आपको हो सकता है सामना करना पड़े। एक, अपने मुल्क में एजेंट जो हैं वो कुछ मसलों की वजह से वो आपसे साइन लेते हैं, आपको फॉर्म थोड़ा बहुत फिल करके या ना फिल करा के वहाँ पे साइन ले लेंगे और आप बाहर जाने की खुशी में वो साइन कर देते हैं। तो आपने जब भी कहीं पे साइन करने हैं, या दूसरी पार्टी ने या दूसरी कंपनी ने या दूसरे जिसके पास आप जा रहे हैं उन्होंने कहीं पे भी साइन करने हैं, तो आपने उसकी फोटोकॉपी लाजमी अपने पास रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि जब आपके मुल्क में वीज़ा आता है तो कंपनी का अगर वीज़ा आता है तो कंपनी अपना डेलीगेशन भेजती है, कंपनी अपना नुमाइंदा भेजती है जो आके आप लोगों का इंटरव्यू करता है। कोशिश करें, ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करें कि जब कंपनी का कोई आदमी यहाँ पे आए उसके साथ ये सब बातें तय की जाएं, बजाय इसके कि आप एजेंटों से डायरेक्ट तय करें। कोशिश करें कि कंपनी का जो आदमी आए उससे डायरेक्ट बात करें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जो भी तरीकाकार वहाँ पे हो सके उसको आप अच्छी तरह देख के उनके साथ बात, ये सब जो बातें तय करनी है उनके साथ तय करें। और सबसे लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी कोई जेन्युइन आदमी होगा, ओरिजिनल आदमी होगा, ओरिजिनल कंपनी होगी और ईमानदार लोग होंगे, वो कभी भी आपके सवालों के जवाब देने से घबराएंगे नहीं। वो हर चीज़ आपको खुल के क्लियर बताएंगे। पेपर लिखना पड़ा लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ा लिखेंगे, लेकिन जिन लोगों के अंदर चोर होगा वो ही आपसे बातें छुपाएंगे या उनके जवाब नहीं देंगे। ये बात आप आखिरी ज़हन में रखिएगा। तो अगर कोई पॉइंट मेरा रह गया हो, मिस हो गया हो, तो काइंडली जिन दोस्तों को पता हो वो कमेंट में लिखें। मैं इंशाल्लाह आइंदा दोबारा वीडियो बना के मज़ीद आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी भाई जब बाहर जाता है तो उसको जाके परेशानी से वो यहाँ पे ही बच जाए, यहाँ पे रहते हुए उसको सब चीज़ों का पता लग जाए, ताकि वो आगे जाके परेशान ना हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।